So hello everyone, start करते हैं परसेंटेज क्लास 9 which will be the second part of Venn diagram. ओके तो लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम का जो क्वेश्चंस देखा था उसमें हमने बस दो वेरिएबल्स या दो पैरामीटर्स के बारे में बात किया था. आज के क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5 ही क्वेश्चंस है, तो इसमें हम लोग 3 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, या अगर 3 पैरामीटर हुआ तो इससे ज्यादा नहीं आता है. ओके तो जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक बॉक्स है, तो द बॉक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, वो स्टूडेंट्स हो या फ्रूट्स हो, कुछ भी हो. ठीक है, एंड बॉक्स के अंदर जो सर्कुलर फिगर्स हैं वो सर्कुलर फिगर्स उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स को सिग्निफाई करते हैं. और सर्कल और बॉक्स के बीच में जो ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह कौन सा चीज रिप्रेजेंट करता है? जो मतलब ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे पर्सन्स जो इन सर्कुलर कैटेगरी को पसंद नहीं करते या सर्कुलर कैटेगरी के अंदर आते ही नहीं है. ठीक है, तो इस बार तो क्या है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पे मैंने तीसरा लिखा ही नहीं है, इंग्लिश लिख देता हूँ. ठीक है, ओके तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स है टोटल. तो अब 3 सब्जेक्ट्स में से टोटल तो इन सबको मिला के हो जाएगा कि ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है, और ये जो अलग से जो एच है जो कि बॉक्स के तो अंदर है बट सर्कल के बाहर है, मतलब ये ऐसे क्वांटिटी या ऐसे अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी नहीं पसंद. ठीक है, तो बस छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग मतलब रियल एग्जाम लाइक क्वेश्चंस में जाएंगे. तो स्टूडेंट्स ऑप्टिंग मैथ्स क्या होगा, जल्दी से बताओ. ठीक है, यानी मैथ्स के सर्कल में जो है, खत्म है बात. स्टूडेंट्स ऑप्टिंग मैथ्स का मतलब क्या है? जो मैथ्स के सर्कल में है. ठीक है, तो मैथ्स के सर्कल में क्या क्या दिख रहा है आपको? ए डी ई जी. ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन कर लेना, तो कभी कभार इक्वेशन बनाते टाइम भी इजी हो जाता है. स्टूडेंट्स ऑप्टिंग रीजनिंग क्या हो जाएगा? रीजनिंग के सर्कल के अंदर जो है, ठीक है, तो बी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, जी. स्टूडेंट्स ऑप्टिंग इंग्लिश सी ई एफ जी. ठीक है, सी ई एफ और जी. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? हाँ, तो क्या होगा बताओ? मैथ के सर्कल में तो होना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्टिंग मैथ दिया हुआ है, बट रीजनिंग के सर्कल से बाहर होना पड़ेगा. रीजनिंग देखो मैथ के सर्कल में होना पड़ेगा, बट रीजनिंग के सर्कल वाला मैं काउंट नहीं कर सकता. तो क्या हो रहा है? ए और सिर्फ ए हो रहा है, ये नहीं होगा. ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको सोच के काट दिया ना. अच्छा हाँ, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करना है ना हम लोग को. तो डी और जी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? ए और ई. ओके, रीजनिंग बट नॉट मैथ क्या होगा बताओ? ए कहां से आ गया? नॉट मैथ बोला है. फिर से यही दोनों तो कैंसिल होगा, बट जो रहेगा वो अलग अलग है. समझ में आ रहा है? कैंसिल तो यही दोनों होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो मैथ और रीजनिंग में कॉमन था, तो ये कॉमन वाला पार्ट तो अगर मुझे मैथ नहीं चाहिए तो तब भी हटेगा, और अगर मुझे रीजनिंग नहीं चाहिए तब भी हटेगा. ठीक है, अब रहने वाला जो पार्ट था, तो तब मुझे चाहिए था मैथ, तो इसलिए कौन सा दो पार्ट रह गया था? ए और ई. इस बार मुझे रीजनिंग चाहिए, तो कौन सा दो पार्ट रह जाएगा? बी और एफ. ठीक है, अच्छा ये बोथ है क्या?
वो वाला मैंने दिया नहीं क्या, एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा, वो दिया ही नहीं मैंने होगा, और डिलीट कर दिया होगा क्योंकि वो तो टू वेरिएबल का था ना, इसलिए। ओके, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बोथ रीजनिंग एंड मैथ। ओके, चलो नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग नीदर रीजनिंग नॉर मैथ, यानी रीजनिंग भी नहीं चाहिए और मैथ भी नहीं चाहिए। तो ये मैथ का पूरा सर्कल गया, जो बचा कुचा है रीजनिंग का सर्कल वो भी गया, तो बचेगा कितना? सी। अच्छा, सी प्लस एच किसने बोला बताओ? तुम क्यों पॉइंट कर रहे हो उसके तरफ? उसने बोला, वो खुद ही नहीं बोल रहा है। अच्छा, तो अगर सी प्लस एच मतलब है, ठीक है, तो क्या ये वाला एच बाकी किसी आंसर में नहीं आना चाहिए था? बाकी किसी आंसर में तो हमने लिखा ही नहीं एच। बताओ, आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? तो नीदर क्या हो गया? एच का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है। क्योंकि मतलब ये वाला आंसर लिखते टाइम भी मेरे माइंड में ये घूम रहा था, ठीक है, इसलिए इसका रिवर्स मैंने बता दिया था, मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे क्या था। एच का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? नॉट, मैथ्स में क्रॉस होगा, एग्रीड, रीजनिंग में क्रॉस होगा, फिर इंग्लिश में भी क्रॉस होगा। तो अब देखो, अब यहां पे स्टूडेंट्स ऑप्टिंग मैथ है बट नॉट रीजनिंग है, ठीक है। तो अब जब नॉट रीजनिंग बोला है तो क्या मैं इस एच को डाल सकता हूं यहां पे? ये डिस्कशन तभी कर लेना था, बट जस्ट आई वाज वेटिंग कि कोई अगर ये डाउट पूछेगा तो। अब बताओ एकदम आराम से सोच के कि क्या ये एच वहां पे आना चाहिए था? देखो, अगर आप ऐसा सोचोगे, इसको सोचने का बहुत सारा एंगल है कि रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग नहीं चाहिए, तो ठीक है, रीजनिंग नहीं चाहिए वाले लोग तो आ गए। तो रीजनिंग नहीं चाहिए वाले लोग कितने हैं? एच है, ठीक है। बट यहां पे मैथ्स तो चाहिए ना उनको। तो अगर मैं एच लेते टाइम ये सोचने लग जाता हूं, सिर्फ रीजनिंग पे कंसंट्रेट करता हूं कि रीजनिंग नहीं चाहिए वाले लोग हैं, तो रीजनिंग नहीं चाहिए वाले लोग मतलब ये कहां गया? रीजनिंग के सर्कल के, ऑप्टिंग मैथ बट नॉट रीजनिंग, तो मैथ के सर्कल के अंदर तो होना ही चाहिए उनको, ठीक है, बट उसमें रीजनिंग नहीं आना चाहिए। तो मैथ के सर्कल के अंदर होना चाहिए, उसमें रीजनिंग नहीं आना चाहिए, तो डी और जी कैंसिल हो जाएगा, ए और ई रहेगा। तो उसमें फिर एच कैसे आएगा? तो आपका कंसेंट्रेशन अगर सिर्फ रीजनिंग में है कि रीजनिंग रीजनिंग तो मना कर दिया यहाँ पे, तो रीजनिंग मना कर दिया तो बहुत सारा कुछ हो सकता है कि रीजनिंग, उसको रीजनिंग नहीं चाहिए, तो रीजनिंग नहीं चाहिए में से एच भी तो एक रोल प्ले करेगा इसमें। बट साथ में क्या बोला हुआ है? मैथ के सर्कल के अंदर होना चाहिए, तब जाके आप रीजनिंग को हटा सकते हो। अदरवाइज मैं अगर नॉर्मली बोलता तब तो लाइक आई कैन ओपन अप टू मेनी आंसर्स, यहां पे बहुत सारा आंसर्स हो सकता है, पूरा एक ओपन फील्ड है मेरे पास। रीजनिंग नहीं चाहिए, रीजनिंग नहीं चाहिए मतलब सी होगा, सी भी तो रीजनिंग नहीं है क्या? ये रीजनिंग है क्या? ये तो ओनली इंग्लिश है। फिर जैसे ये ई है, ये भी रीजनिंग के सर्कल के बाहर है, ये ए है, ये भी रीजनिंग के सर्कल के बाहर है, फिर हमने यहाँ पे सी क्यों नहीं लिया? ये एच है, ये भी रीजनिंग के सर्कल के बाहर है, मतलब रीजनिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने सी और एच को क्यों नहीं लिया फिर? क्योंकि यहां पे पहले ही क्या बोल दिया गया था कि मैथ्स के सर्कल में होना चाहिए, मैथ्स के सर्कल में रहते हुए आपको रीजनिंग को इग्नोर मारना है, ठीक है। आप अगर सिर्फ ऐसे बोलता, स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑप्टिंग रीजनिंग, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको रीजनिंग नहीं पसंद, बाकी क्या पसंद है नहीं पसंद है कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है,
स्टूडेंट्स जिनको रीजनिंग नहीं पसंद। अब इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ई होगा, सी होगा, एच बी होगा। ठीक है, अच्छा चलो, इसमें तो वो चीज तो है ही नहीं। अच्छा, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग नीदर रीजनिंग नॉर मैथ, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको रीजनिंग नहीं पसंद और क्या नहीं पसंद, मैथ्स नहीं पसंद, यानी रीजनिंग और मैथ्स का पूरा सर्कल चला जाएगा। अब बोला है क्या कि साथ में इंग्लिश पसंद होना चाहिए। अब इंग्लिश पसंद हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, तो ये वाले भी काउंट होंगे। ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको मैथ्स रीजनिंग नहीं पसंद, इंग्लिश पसंद है। ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको मैथ्स रीजनिंग नहीं पसंद, इंग्लिश भी नहीं पसंद साथ में, तो यहां पे क्या होगा, एच बी होगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर सही है, अब मुस्कुरा सकते हो। ठीक है, तो देख लेना, एक्चुअली ये वाला चीज ही लास्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन नंबर 11 शायद था, उसमें एक डाउट आ गया था, फिर मैंने उसको एडिट करके दिया था ना। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो में देखना, उसमें ऐसा कुछ एक पार्ट था ना कि अमोंग दो स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स 37.5% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक साइंस या फेल्ड इन साइंस, ऐसा कुछ था। तो व्हाट वी हैड टेकन इनिशियली कि फेल्ड इन साइंस, फेल्ड इन साइंस, फेल्ड इन साइंस, ये घूम रहा है हमारे माइंड में। बट कहां में से फेल्ड इन साइंस, पहले आपको उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मैथ्स में पास हुए। मैथ्स में पास वालों में से फेल्ड इन साइंस आपको ढूंढना है। आप अगर एकदम मतलब ब्लैंक फेल्ड इन साइंस ढूंढने निकलोगे तब आपके पास बहुत सारा पूरा एकदम खुला एरिया मिलेगा, फेल्ड इन साइंस तो बहुत सारा पार्ट होगा फिर। ठीक है, बट मैथ्स में पास हुए लोगों में से फेल्ड इन साइंस हमको ढूंढना था। ठीक है, ओके, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ, तो अगेन वही बात हो गया कि इंग्लिश के सर्कल से बाहर नहीं जाना है आपको, इंग्लिश के सर्कल में रहो, उसमें देखो कि मैथ में फेल कितने हो रहे, आई मीन सॉरी मैथ्स किसको पसंद नहीं है या जो कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो इंग्लिश के सर्कल में रहना है मुझे फॉर श्योर। और इसमें से मुझे क्या कैंसिल आउट करना है, मैथ्स कैंसिल करना है बस। ठीक है, साथ में रीजनिंग कैंसिल हो रहा है तो हो रहा है, उससे क्या, मुझे तो मैथ्स कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये मैथ्स का है, ये रीजनिंग और मैथ्स दोनों का है, बट मुझे मैं मैथ्स सोच के ही कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सी और एफ। स्टूडेंट्स ऑप्टिंग इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग। ठीक है, अगेन इंग्लिश के सर्कल में रहना है और आपको क्या कैंसिल करना है, रीजनिंग कैंसिल करना है, तो क्या होगा, सी प्लस ई। स्टूडेंट्स ऑप्टिंग मैथ एंड रीजनिंग बट नॉट, सॉरी मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग, यानी मैथ और इंग्लिश के सर्कल में रहना है आपको, बट रीजनिंग उसमें नहीं आना चाहिए। तो इस वाले सर्कल वाले सब काट देते हैं, बी को नहीं काटने से भी होगा, बी तो वैसे इस सर्कल में आ भी नहीं रहा एनीवेज। तो ए प्लस सी प्लस ई। ठीक है, अब यहां पे ऐसा मत सोचना कि एच हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जो ऑप्ट करने बोला है उस सर्कल में रह के ही मुझे बात करना पड़ेगा। तो ए प्लस सी प्लस ई। स्टूडेंट्स ऑप्टिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको तीनों पसंद है या तीनों सिलेक्ट किया है, जी होगा, तीनों पसंद है रे, तीनों पसंद है, ना पसंद नहीं। ठीक है, ओके, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एच। ठीक है, ठीक है, और भी बनाया जा सकता था इसमें। ठीक है, मैंने और मतलब ज्यादा नहीं लिखा, इतने से तो बस फील आ जाना चाहिए कि मतलब कौन सा पार्ट रहेगा कौन सा पार्ट जाएगा, कब कौन सा बोलेगा तो उसके सर्कल में रहना है, उसके सर्कल में रह के दूसरे सब्जेक्ट्स को हटाना है। ठीक है, बस वो एक आइडिया हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो इनिशियली एक दो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि सर्कल तो ड्रॉ करना ही है ऑब्वियसली, नॉट द सर्कल वाला थिंग, सर्कल तो ड्रॉ करेंगे, बट
हम लोग देखेंगे कि थोड़ा इक्वेशन वगैरह लिख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट कभी कभार आपको ऐसा भी मौका मिलेगा कि बिना इक्वेशन के सॉल्व हो, मतलब हो सकता है वो चीज, तो वो थोड़ा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होना चाहिए। सो अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ईच एम्प्लॉय इन्वेस्ट इन एटलीस्ट वन स्कीम, और ये रहेगा ही, आप देखना 3 वेरिएबल के क्वेश्चन में ना ईच एम्प्लॉय इन्वेस्ट इन एटलीस्ट वन स्कीम, ये रहेगा ही, यानी बॉक्स वाला डायग्राम हार्डली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज 2 वेरिएबल्स में क्या है कि मतलब डेटा कम है, पॉसिबिलिटीज कम है, बस 3-4 मैंने लिखा था ना, बस 3 या 4 लिखा था, 2 वेरिएबल का खत्म हो गया था। इसमें तो मैंने स्किप मारा है, और भी लिख सकता हूं, मतलब और भी अरेंजमेंट्स बन सकता है इसमें, ठीक है। तो 3 वेरिएबल में बॉक्स वाला सिचुएशन बहुत कम रहेगा आपके सामने, अदरवाइज बॉक्स वाला सिचुएशन भी अगर रहेगा तो वेरिएबल्स बहुत बढ़ जाता है। ऐसे हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, तो बहुत सारा वेरिएबल्स है, तो उनको इंफॉर्मेशन भी ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे, पी, क्यू, आर, ठीक है। 30% ऑफ द एम्प्लॉइज इन्वेस्ट इन बोथ पी एंड क्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग ये सब अल्फाबेट लिख के, या सॉरी लेटर्स लिख के इक्वेशन बना के करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो करता हूँ लिखने का, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा लिखो तो ज्यादा झमेला नहीं होता है, ठीक है। ए बी सी, फिर डी ई एफ, बीच में जी, ठीक है। अलग तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एटलीस्ट वन स्कीम में सारे के सारे इन्वेस्ट करते ही है, ठीक है। तो यही पूरा क्या है, 100% है, यहाँ पे एच का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, यानी अलग कोई इंसान है नहीं यहाँ पे, ओके। तो 30% ऑफ द एम्प्लॉइज इन्वेस्ट इन पी एंड क्यू, तो पी क्यू का निकालो, पी क्यू क्या है, डी प्लस जी, पी क्यू, पी क्यू, ये पी क्यू है ना, तो पी क्यू कितने परसेंट है, डी प्लस जी, एंड 36% इन्वेस्ट इन बोथ क्यू एंड आर, क्यू आर, क्यू वन निकालो, एफ प्लस जी कितना है ये, 36, ओके नेक्स्ट। और क्या इंफॉर्मेशन बोला बताओ, 42% इन्वेस्ट इन बोथ पीएनआर, पीएनआर मतलब ई प्लस जी, है ना, ई प्लस जी, सब में देख रहे हो जी आ रहा है, क्योंकि जी तो हर एक में कॉमन है, तो जी तो आएगा। अब यहां से तो कुछ सॉल्व होने नहीं वाला, क्योंकि 1 2 3 इक्वेशन है, ठीक है, और 1 2 3 4 वेरिएबल है। आगे एक और इंपॉर्टेंट, जो कि मतलब दिस इज द गेम चेंजर, इफ 20% एम्प्लॉय इन्वेस्ट इन ऑल 3, यानी ये किसका वैल्यू है, जी का वैल्यू है। तो जैसे ही मुझे यहां पे मिला, ठीक है, तो जैसे ही मुझे यहां पे ये मिला कि जी का वैल्यू कितना है 20, तो फॉर श्योर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10, जी का वैल्यू 20 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16, जी का वैल्यू 20 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 22, ठीक है, हो गया। अभी हमको क्या निकालने बोला है, हाउ मेनी इन्वेस्ट इन ओनली वन स्कीम, ठीक है, हाउ मेनी तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, नंबर नहीं दिया हुआ था ना, परसेंटेज ही था, व्हाट परसेंट इन्वेस्ट इन ओनली वन स्कीम, मतलब क्या पूछा है, चलो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था मैंने, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कितने परसेंटेज हैं या ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, बताओ क्या होगा, ये डायग्राम देख के बताओ, आंसर नहीं बताना है मुझे, आंसर नहीं चाहिए मुझे, लेटर्स में ही बताओ क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा स्कीम है वो, पी। बी ऐसे लोग हैं वो भी सिर्फ एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा स्कीम है, क्यू।
सी भी ऐसे ही लोग हैं जो केवल और केवल एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। कौन से लोग हैं वो, या आई मीन कौन सा स्कीम है? तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको निकालना है, जो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां से हमको ये फील हो रहा है कि वी कैन फाइंड आउट डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इसका वैल्यू बताओ कितना होगा? डी कितना है बताते रहो बस। डी कितना है 10, ई कितना है 22, 10 और 22 कितना हो गया 32, एफ कितना है 16, 32 और 16 48, जी कितना है 20, तो 48 और 20 68। तो हमारे पास तो एक मतलब ये सारा मिला के कितना परसेंटेज है? ये सब कुछ मिला के है 100%, नहीं ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ मिला के है 100%। और मेरे पास डी ई एफ जी पूरा ऑर्डर में है, डी ई एफ जी पूरा है। तो अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 100%, क्योंकि टोटल है, उससे मैं 68% माइनस कर दूंगा, तो आंसर कितना आएगा 32%। ठीक है, मैंने और ज्यादा नहीं लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ये सब मिला के 100 होगा, फिर इससे ये माइनस होगा। ठीक है, तो इतना तो समझ ही चुके हो आप लोग कि हमारे पास 7 ही लेटर है, 7 लेटर है जी तक। ठीक है, और लास्ट के 4 लेटर का, ठीक है, टोटल कितना है 68, तो पहले के 3 लेटर्स का टोटल कितना होगा 100 माइनस 68। ठीक है, तो 32%। ओके, अच्छा, अब क्या बहुत जरूरी था कि इस क्वेश्चन को हमको ऐसा लिख के ही करना था? नहीं, देखो आप स्टार्टिंग एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लोगे, मतलब आपका रीडिंग ऑब्वियसली बहुत फास्ट होना चाहिए, तो आप फटाक से 2-3 लाइन पढ़ लोगे, एंड जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, डायग्राम तो बनाना है, ठीक है, डायग्राम में आप लेटर्स को लिखो ना लिखो इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डायग्राम बना लो। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि ये 20% क्या है, जी का वैल्यू है। ठीक है, तो चलो आपने लिख लिया कि जी तो 20 है। अब आपको पता है पी क्यू कितना दिया था 30%, पी क्यू इज 30%। तो पी क्यू तो ये वाला पार्ट है ना जो पी और क्यू में कॉमन है, तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 10 होगा। फिर 36 किस में था, क्यू आर, तो क्यू आर में ये 36 है, तो अगर ये 36 है और ये 20 है तो एफ कितना होगा 16। फिर 42% पी आर में था, पी आर यानी ये दोनों, तो ये दोनों मिला के 42 है, उसमें से 20 ये है, तो ई कितना होगा 22। ठीक है, तो अगर आपको लेटर्स लिखना है तो इस तरीके से लिखो, और अगर आपने लेटर्स नहीं लिखा है, खाली जगह खाली छोड़ा है, तो यहां पे सीधा ये नंबर्स यहीं पे लिखो, यहां पे इसके जगह पे ऐसे करके 20 लिख दो। और आपको पता है ये 30, सॉरी ये 30, हाँ ये 30 है तो ये 10 होगा, ये 36 है तो ये 16 होगा, ये 42 है तो ये 22 होगा, इस तरीके से लिख दो। ठीक है, तो इनिशियली अभी स्टार्ट कर रहे हो तो बीच बीच में कभी कभार जब भी जरूरत पड़े इक्वेशंस का हेल्प लो। ठीक है, बट इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद ही देखो कि क्या मैं इसको थोड़ा सा और ऑरेली कर सकता था, थोड़ा सा दिमाग में कुछ चीजें एनालाइज कर सकता था, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में एकदम प्योर इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा उसको आप वैसे भी इतना इजीली दिमाग में नहीं कर पाओगे, उसमें आपको इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो सही है। क्वेश्चन नंबर, कुछ डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ सर्वे ऑफ 800 पीपल हु यूज सोशल मीडिया, ये ब्रैकेट में है, शोज दैट 54% फेसबुक, इतना परसेंट इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप लोगों के बारे में बोला है एक्चुअली ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग कौन सा कैटेगरी में आते हो बताओ? ए बी सी डी, आप लोग जी में आते हो। अच्छा, तो अच्छा यहां पे ना ये बॉक्स वाला डायग्राम नहीं होगा अगेन, जबकि यहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एवरी पीपल या फिर ईच एंड एवरी पीपल यूज एटलीस्ट वन ऑफ द सोशल मीडिया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बट ब्रैकेट में क्या है, यानी ये जो 800 लोगों पे, जिन 800 लोगों पे मैं रिसर्च कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं,
वो 800 कौन से लोग हैं? सोशल मीडिया वाले ही लोग हैं, ठीक है। तो अगेन हमको पता चल गया कि ये 800 लोग कुछ ना कुछ तो यूज करते ही होंगे, ऐसे लोग होंगे ही नहीं जो इन तीनों में से कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक है। तो अब हमको इतना ज्यादा और कॉम्प्लेक्स में नहीं सोचना है कि हाँ सोशल मीडिया में तो बहुत सारा चीज है, ठीक है, व्हाट्सएप भी आ जाएगा जो कि यहाँ पे नहीं है, लिंक्डइन भी आ जाएगा जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे 800 में से जो शायद वो दोनों यूज करते होंगे, ठीक है। तो उतना कॉम्प्लेक्स मत करने जाओ आप क्वेश्चन को, ठीक है। सोशल मीडिया बोला है और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर बोला है, मतलब इन्हीं तीनों में ये 800 लोग किसी ना किसी एक में तो होंगे ही, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तीनों ही नहीं पसंद, आर जीरो, ऐसे लोग है ही नहीं है, ठीक है। तो हमको वो बॉक्स बनाने का जरूरत ही नहीं है, बस 3 सर्कल ही बनेगा ये, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना लेना आप लोग कॉपी में जब बनाओगे, मतलब एग्जाम में, ठीक है, अपने नोट में कैसे भी बनाओ, क्योंकि कभी कभार जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे वैल्यू लिखने को होता है आपको, ठीक है, या तो आप साइड में लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे, तो यहीं पे वैल्यू लिखोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होता हुआ दिखता है आपको, एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्कल बड़ा बनाओगे तो यहाँ पे वैल्यूज लिख पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे वैल्यूज का जगह ही नहीं बचेगा। तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और तो फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? 54%। फेसबुक मतलब पूरा प्रॉपर फेसबुक, हाँ मतलब पूरा फेसबुक के सर्कल वाले लोग। अब उसमें एक्स्ट्रा और क्या क्या आ रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, कि ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है जो कि इंस्टाग्राम के साथ में है, ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है जो कि ट्विटर के साथ में, तो रहने दो ना। फेसबुक मतलब यहाँ पे जब भी मैं कोई वैल्यू लिखूंगा ना, पहले लिखा है कि नहीं मुझे याद नहीं है, शायद लास्ट क्लास में भी लिखा होगा, यहाँ पे हेडिंग में कोई वैल्यू लिखूंगा मतलब ये पूरा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज नॉट लाइक ओनली फेसबुक या फेसबुक बट नॉट ट्विटर, फेसबुक बट नॉट इंस्टाग्राम, ऐसा नहीं है ये। फेसबुक मतलब ये पूरा का पूरा फेसबुक है, बाकी बाकी भी सारा चीज यहाँ पे रहेगा। इंस्टाग्राम क्या होगा? यानी इंस्टा के सर्कल के अंदर, इंस्टा के सर्कल के अंदर 60% है लोग, ठीक है। अब इंस्टा यूज करने वाले लोग और भी कुछ यूज कर रहे हैं कि नहीं उसके बारे में आप हेडेक मत लो। 52% यूज ट्विटर, यानी ट्विटर के सर्कल के अंदर कितने लोग हैं? 52% लोग हैं। 32% यूज इंस्टाग्राम बट नॉट फेसबुक। बताओ ये कौन सा पार्ट है? एंड आई जस्ट शेड दैट रीजन। 32% यूज इंस्टाग्राम बट नॉट फेसबुक। अच्छा, इंस्टा के सर्कल के अंदर होगा, एग्रीड, ठीक है, इंस्टा के सर्कल के अंदर होना चाहिए, ओके। तो पहले आप तो इंस्टा के सर्कल को हाईलाइट कर दो कि इस सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए, इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, बट फेसबुक के सर्कल के बाहर होना चाहिए, तो तब तो ऐसा कुछ होगा। सही है, देख लो, इसमें ट्विटर का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा नहीं काफी हद तक ट्विटर का एक पार्ट आ जाएगा, वो आने दो। तो इंस्टा के सर्कल के अंदर तो होना ही चाहिए क्योंकि यूजिंग इंस्टा बोला है, इंस्टाग्राम। बट फेसबुक का जो ये वाला जो एक कर्व आ रहा है ना, फेसबुक के सर्कल का ये वाला कर्व, इससे बाहर होना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया। हाउ मेनी ऑफ देम यूज ओनली ट्विटर, इसका वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू पूछा है, बताओ कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। बीच वाला 28% है को 100 माइनस 32 प्लस 54। अब देखो, हाँ हमको हमको ये वाला पार्ट निकालने बोला है ना, तो अगर मैं ये कौन सा सर्कल शेड किया मैंने? फेसबुक। अगर मैं फेसबुक का पूरा सर्कल माइनस कर दूं, साथ में ग्रीन शेडेड इंस्टाग्राम बट नॉट फेसबुक ये भी माइनस कर दूं, तो सिर्फ कौन सा पार्ट बच रहा है?
ओनली ट्विटर, बस हो गया। तो ये ग्रीन शेडेड वाला पार्ट कितना है, 32%। और ये तो पूरा पार्ट है ही, ठीक है, ये पूरा पार्ट 54 तो है ही, इसमें और कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कि 32% तो ग्रीन वाला पार्ट हो गया और 54% पूरा का पूरा फेसबुक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना परसेंट है ये, 100% है। तो ये फेसबुक वाला पार्ट इसको हटा दो 100 में से, फिर ये 32% इंस्टा बट नॉट फेसबुक, ये वाला पार्ट हटा दो, तो बचेगा कितना, ओनली ट्विटर यहां पे बच जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा, 100 माइनस 54 माइनस 32, तो कितना हो गया 14%, 86, हाँ 14%, ठीक है। तो 14% इसका आंसर होगा। अब 14 यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ देम, क्योंकि टोटल 800 बोला था, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा ये 14% ऑफ 800, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उनमें से 14% लोग सिर्फ ट्विटर यूज करते हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो 14 इंटू 8 इज 112, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है, आगे बढ़े। चलो करो ये वाला। uh, 495 students like physics, फोर 25 स्टूडेंट्स लाइक केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स के पूरे सर्कल के अंदर, उसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो या ना हो, फिजिक्स के पूरे सर्कल के अंदर 495 है और केमिस्ट्री के पूरे सर्कल के अंदर 425 है। एंड दिस इज फॉर श्योर कि ये 495 और ये 425 पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा ये 495 स्टूडेंट्स में वो 425 स्टूडेंट्स है ही नहीं, कॉमन तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन पार्ट दिख ही रहा है हमको। अच्छा, 60 स्टूडेंट्स लाइक ओनली बायोलॉजी, यानी ये वाला पार्ट 60 है, ठीक है। ओके, तो टोटल कितने लोग हैं, 800। इसमें से अगर मैं बायो वाले हटा दूं,
बायो वाले मतलब ओनली बायोलॉजी, ठीक है। तो क्या आपको लगता है इसका जो डायग्राम है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा? एक बार देख लो। अब ये डाउट मत लाना कि बायोलॉजी वाले हट गए तो यहां से भी तो बहुत स्टूडेंट्स हट हट जाएंगे, क्योंकि यहां पे भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बायोलॉजी है, बट ये वाले स्टूडेंट्स हट गए तो फिर तो इन स्टूडेंट्स का तो फिजिक्स भी था। तो ऐसा हो ही नहीं रहा है ना। मैं बस किन स्टूडेंट्स को हटा रहा हूं? जिनके पास क्या है? ओनली बायोलॉजी है। तो एक्सक्लूसिव, दी स्टूडेंट्स आर प्रिटी मच एक्सक्लूसिव। तो ये सारे स्टूडेंट्स हट रहे हैं, तो इन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया ही नहीं हुआ है, तो डायग्राम तो फिर ऐसा हो जाएगा। आ रहा है आंसर? हाँ, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। तो ये वाले स्टूडेंट्स तो मतलब जो हट रहे हैं उन्होंने बाकी कोई सब्जेक्ट्स लिया ही नहीं हुआ है, ओके। तो अगर 800 में से 60 स्टूडेंट्स में हटा दूं तो बचेगा कितना मेरे पास? 740। फिजिक्स के पास 495 है, केमिस्ट्री के पास 425 है। अब इन दोनों को ऐड करके तो 740 तो आता नहीं है भाई, बहुत ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये डबल काउंटिंग हो रहा है इसका। मिडिल में जितने भी लोग हैं 100, 150, 200 जितने भी लोग हैं, ये फिजिक्स में तो काउंट हो ही चुके हैं, बट केमिस्ट्री में भी दोबारा काउंट हो रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को ऐड करके बहुत ज्यादा आ रहा है, 1000 के ऊपर आ रहा है, बट ये केवल 740 है। तो अब देख लो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 920। हाँ, 920 आएगा, ठीक है। और फिर यहां पे 740 माइनस कर दो तो 180 आ रहा है, यानी बीच में यहां पे कितने लोग हैं? 180 लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीख जाओ आप लोग कि किस किस क्वेश्चंस में हमको ABCDEFG लिखना है। ये भी तो वैसा लिख के हो जाता, ठीक है। इक्वेशन से लिख के तो सारा ही हो जाएगा, बट थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हो तो थोड़ा सा टाइम बचेगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन होगा इसका मैं गारंटी भी नहीं देता हूँ, ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। बट जो जो क्वेश्चन होगा तो एटलीस्ट वो सारा आप करो, ठीक है। एंड वो करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि चलो कंसेप्ट क्लियर तो होना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो आप कोई क्वेश्चन ही टच नहीं कर सकते। आपका रीडिंग बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आप रीड करते हुए लास्ट लाइन में आओगे तब जाके आपको फील होगा जब आप ये पढ़ोगे कि अच्छा यहाँ पे तो ABCDEFGH लेटर्स लिख के करने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसको मैंने अगर हटा दिया तब तो ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बहुत इजी है सॉल्व करना, ठीक है। तो इसीलिए आई डोंट नो सर ने बोला कि नहीं आप लोगों को, आप लोगों को डेली इंग्लिश में 5 रीडिंग कंप्रीहेंशन सॉल्व करना है। इजी लेवल का हो, मॉडरेट लेवल का हो, टफ लेवल का हो, ठीक है। 2 पैराग्राफ का हो या 5 पैराग्राफ का हो। रीडिंग कंप्रीहेंशन पता है ना, पैसेज जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं क्लास 8, 9, 10, 11, ठीक है। पैसेज मिलता था, 4-5 क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो वो तो बहुत मार्क्स कैरी करता ही है, बीट प्रीलिम्स, बीट मेंस, ठीक है, और हर एग्जाम में आता है। तो इसलिए वो आपको पढ़ना है। तो वो पढ़ने से आपका मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट है। तो क्या क्या मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा। नॉट ओनली रीडिंग स्पीड तो चलो आप नोवेल पढ़ के भी बढ़ा लोगे, वैसा बात नहीं है, ठीक है। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, उसका नाम क्यों ऐसा है? आपको कंप्रीहेंड भी तो करना है ना, समझना भी तो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, रीजनिंग में पजल बोल लो या मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन बोल लो, ठीक है, या दूसरा भी इंग्लिश में जो भी है क्लोज टेस्ट वगैरह आता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पहला लाइन पढ़ रहे हैं, फिर जैसे ही वो लोग 3rd या 5th लाइन तक आए, वो पहला दूसरा लाइन थोड़ा सा ओझल हो गया, थोड़ा सा हेजी होने लग गया माइंड में, इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पा रहे, या फिर से पढ़ते हैं, अच्छा आबार पूरी किताब जानी कोई सी लगता। तो ऐसा होता है। एंड सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जाके दे रियलाइज द एक्चुअल मीनिंग, या फिर वो इंटरप्रेट करने के
सिचुएशन में आ जाते हैं। आपको रीडिंग एंड कंप्रीहेंड करना है, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन डेली का डेली 5 करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। आपको लग रहा है कि थोड़ा पहले 5 करने में अगर 2 घंटा लगता था, अब 5 करने में अगर 1.5 घंटा लगता है, तो बाकी आधा घंटा में मैं और 2 कर सकता हूं, तो 7 कर लो उसको, ठीक है। तो वो आपको करते जाना है। अब उसका बेनिफिट्स क्या क्या, आपका बेसिक रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल तो मतलब रीडिंग और कंप्रीहेंड करने का स्किल तो डेवलप होगा ही, साथ में इनिशियली आपको इतना टफ रीडिंग कंप्रीहेंशन या इतना टफ पैसेज चूज नहीं करना है, सिंपल सिंपल पैसेज करो, तो शायद इतना मतलब ऑफ द ट्रैक वर्ड्स भी नहीं मिलेगा। बट धीरे धीरे जैसे ही आप 15-20 दिन 1 महीना कर लोगे, उसके बाद आपको जैसे जैसे पैसेज मतलब नए नए पैसेजेस मिलते जाएंगे, आप देखोगे वर्ड्स भी थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक आ रहा है। यानी तो आप क्या करो कि वो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया, या फिर शायद ऐसा होता है ना कभी कभार वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बट सेंटेंस के साथ रीडिंग मारने से मीनिंग पता चल जाता है कि सेंटेंस के साथ उसका सेंस क्या बन रहा है, ठीक है। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। एक वर्ड का तो बहुत सारा कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है, ठीक है। लिटरल मीनिंग इज ए डिफरेंट थिंग, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग इज ए डिफरेंट थिंग। समझ में आ रहा है ना। एक मतलब बहुत ही कॉमिक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे रॉक सॉन्ग। अब रॉक सॉन्ग का मतलब पत्थर का गाना थोड़ी ना है, ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। और उसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या है, रॉक इज समथिंग विच इज वेरी हार्ड, टफ टू ब्रेक। तो रॉक सॉन्ग या मेटल सॉन्ग लोग सुनते हैं तो आप देखते हो ना, एक जोश आ जाता है, एक मतलब स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाता है, तो उसका वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ये है। लिटरल मीनिंग थोड़ी ना हमको हमेशा जानना है, मतलब लिटरल मीनिंग जानना है हमेशा, उससे हमको हमेशा थोड़ी ना सॉल्व करना है। तो एक तो आपको नया नया वर्ड्स मिलेगा, वो नया नया वर्ड्स के लिए एक अलग छोटा सा एक कॉपी बना लो, उसमें आप लिखते रहो, उस वर्ड्स का मीनिंग लिखो, साथ में उसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग भी लिख लो, लिटरल मीनिंग एज वेल एज कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। तो 2 बेनिफिट हो गया, एक हो गया रीडिंग कंप्रीहेंशन का स्किल, एक हो गया वोकैब। नेक्स्ट, सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है, कहां पे एडजेक्टिव, कहां पे प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, कौन से वर्ड के साथ इज, एट, ऑफ, द, ये सारा चीज लग रहा है, ये भी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ऑल्दो आपको ध्यान उसमें नहीं लगाना है, बट आप पढ़ते रहो। आपको नहीं ध्यान लगाना है कि हाँ इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसमें ध्यान लगाओगे तो फिर आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन जो आप सॉल्व कर रहे हो वो मतलब उससे आप डेविएट कर जाओगे, वो आप नॉर्मली डेवलप होगा, वो बैक ऑफ माइंड डेवलप होगा, आपको खुद से उसमें ध्यान नहीं लगाना है। 1-2 महीना करो, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। अब वो कहां पे काम आएगा पता है, वो पैराजंबल और क्लोज टेस्ट में काम आएगा। इंग्लिश में जो पैराजंबल होता है, तो पैराजंबल में तो मतलब ऐसे तो बहुत सारा चीज चाहिए, बट सेंटेंस का फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना पैराजंबल में, और क्लोज टेस्ट में भी कौन सा वर्ड यहाँ पे सही लगेगा। तो आप जब रीडिंग कंप्रीहेंशन कर रहे हो, तब आप तो नए नए वर्ड्स के साथ डील कर ही रहे हो, तो आपको भी तो पता चल रहा है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे बैठा है, कौन सा वर्ड के साथ क्या ग्रामेटिकल एरर है, तो एरर डिटेक्शन का भी बहुत सारा नॉलेज डेवलप हो जाता है, ठीक है। बिकॉज मतलब 3-4 साल पहले था, इंग्लिश वाज मेनली अबाउट ग्रामर, वोकैब का परसेंटेज बहुत कम था, बट आजकल एरर डिटेक्शन इज नॉट लिटरली एरर डिटेक्शन, कि आपको ग्रामेटिकल एरर ही ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो उसमें भी मतलब वर्ड्स का खेल होता है। तो बस एक रीडिंग कंप्रीहेंशन से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो जस्ट आप 1 महीना करके देखो, आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद आप खुद ही इस चीज को कंटिन्यू करो, बट डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बीच में 1 दिन भी छूट गया तो आप 10 दिन पीछे चले जाओगे, ठीक है। फिर आपको डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा काउंट मत करो कि मैंने 20 दिन किया, 21st डे अगर छूट गया तो 22nd डे नहीं होगा, वो डे 1 होगा फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला नेगेटिव इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो अब इसमें देख के या ये पढ़ के क्या लग रहा है, हमको वो लेटर्स का हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि डू नॉट स्पीक हिंदी को आप शेड करके करोगे तो फिर तो बहुत जगह शेड करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। फिर डू नॉट स्पीक उर्दू को शेड करोगे तो फिर मल्टीपल शेडिंग हो जाएगा, वो शेडिंग भी ओवरलैप होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझाने के लिए डिफरेंट कलर यूज कर देता हूँ, आप लोग एग्जाम में क्या करोगे फिर, ठीक है। अब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है,
क्योंकि यहाँ पे जो शेडिंग हुआ था वो पूरा एक्सक्लूसिव था, कॉमन पार्ट नहीं था यहाँ पे। जैसे ये पिंक कलर और ग्रीन कलर में कोई कॉमन पार्ट है क्या? नहीं है। दीज टू थिंग्स आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ये दोनों चीज क्या है, पूरा सब पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव है। चलो 120 लोग हैं, सबको एटलीस्ट एक लैंग्वेज पता ही है। हिंदी, उर्दू और पंजाबी, ठीक है। ओके, अमंग दोज बॉयज 68 डू नॉट स्पीक हिंदी। तो 68 डू नॉट स्पीक हिंदी मतलब हिंदी के सर्कल के बाहर ये पूरा आएगा, ठीक है। 51 डू नॉट स्पीक उर्दू मतलब उर्दू के सर्कल के बाद ये वाला आएगा। बट यहाँ पे तो कॉमन एरिया बहुत सारा मार्क हो रहा है ना, ठीक है। तो बाद में जाके बहुत एक मतलब हैपोजार्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो बेटर कि हम लोग इसको लेटर्स लिख के करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो 68 डू नॉट स्पीक हिंदी, तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। हिंदी नहीं है यानी क्या होगा, B प्लस सी प्लस एफ। समझ में आ रहा है ये? 68 हिंदी के सर्कल के बाहर होना चाहिए भाई, हिंदी के सर्कल के बाहर। हिंदी के सर्कल के बाहर क्या क्या है, बी सी और एफ, ठीक है। थोड़ा सा मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखो तो सही लगता है देखने में भी। BCF कितना है, 68। 51 उर्दू, 51 ये 10। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लिखने से पहले अच्छा चलो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ये जी का जरूरत ही नहीं है ना लिखने का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना, इफ 10 बॉयज स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ यानी जी का तो सीधा सीधा वैल्यू ही दिया हुआ है, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। 51 डू नॉट स्पीक उर्दू, यानी उर्दू के सर्कल के बाहर ये वाला, उर्दू के सर्कल के बाहर क्या क्या है बताओ, ए सी और ई। तो ए प्लस सी प्लस ई ये होगा 51। आगे 51 डू नॉट स्पीक पंजाबी, तो इस सर्कल के बाहर है क्या क्या दिख रहा है, ए बी और डी। तो ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है। तो कितना होगा 51 ये हो गया। हाँ चलो एक कॉल आ रहा है मैं ले लेता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करो, ठीक है। ओके उसके बाद कुछ सोचा है क्या करोगे? सारे इक्वेशंस को एक बार ऐड करो, देखो क्या आता है। देखो सी 2 बार है, बी 2 बार है, ए 2 बार है, ठीक है। तो कैसे फ्रेम होगा इक्वेशन, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी, 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस डी ई एफ तो एक एक बार है, तो d प्लस ई प्लस एफ कितना हो जाएगा टोटल, इधर हो गया 10 और 1 170, ठीक है। अच्छा और हमारे पास टोटल क्या है बताओ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अच्छा जी का तो वैल्यू ही है, क्यों लिखूं मैं। अब देखो ये सब मिला के कितना है, ये सब मिला के 120 है, राइट। इतना समझ में आ गया सबको, सब मिला के 120 है। बट जी को मैंने हटा दिया, जी कितना है 10,
जी को अगर एफ के बाद मैंने जी लिखा नहीं, जी को अगर हटा दूं तो कितना आएगा यहाँ पे 110। समझ में आ गया? अब ये वाला पार्ट यहां पे ले जाके आप माइनस कर दो। ओ माय गॉड, क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला पार्ट आप यहां से माइनस कर दो, तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा। तो यहां से माइनस करेंगे, आंसर तो कितना आएगा 60 आएगा। अब क्या क्या कैंसिल जा रहा है, डी से डी, ई से ई, एफ से एफ, और ट्वाइस ए से ए तो ए बच जाएगा, ट्वाइस बी से बी तो बी बच जाएगा, ट्वाइस सी से सी तो सी बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 60 आ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, आ ही गया आंसर, देख लो। हाउ मेनी बॉयज स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग। जैसे ए तो एक लैंग्वेज बोलता है, मतलब यहां पे जितने भी लोग हैं ये एक लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी। बी, ये लोग भी एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा, उर्दू। सी, ये लोग भी एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा लैंग्वेज, पंजाबी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 60। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो देख लो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये। अल्फाबेट्स लिखो, नहीं तो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें लिखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन कम है ना बहुत, और मतलब कॉमन इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ऐसा भी पार्ट होगा जो जो कॉमन कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पे तो चार ही नंबर दिख रहा है, 80, 89, 96, ये तो तीन स्पोर्ट्स का मतलब पूरे पूरे सर्कल का हो गया। इसमें दूसरा स्पोर्ट्स हो या ना हो उससे वो हमको नहीं देखना है, मतलब वो उस पर्टिकुलर सर्कल का वैल्यू है। और 30 आ गया कॉमन। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, तो टोटल कितने लोग हैं 150, और यहाँ पे कॉमन तो दिख ही रहा है कितना है 30। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, हॉकी कितना है बताओ 80, क्रिकेट हो गया 89, और फुटबॉल हो गया 96। बताओ कैसे इक्वेशंस बनाना चाहिए हमको।
लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि इक्वेशंस थोड़ा सा डायरेक्टली बन गया था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि डू नॉट स्पीक हिंदी, तो हमने डू नॉट स्पीक हिंदी पॉइंट आउट किया और वो लिख दिया 51, 68 ये सारा चीज। अब यहाँ पे आपको खुद से इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पूरा सर्कल कितना है भाई, 80 है, इसमें से 30 तो चला ही गया, तो 80 में से 30 गया तो कितना बचा, यानी a प्लस डी प्लस ई मिला के कितना है 50 है। तो ये इक्वेशन आपको खुद से डिराइव, मतलब डिराइव क्या, खुद से लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में नहीं है। ए डी और ई मिला के कितना है 50 है, सिंपल ऑरेली हो जाएगा। अब ये पूरा सर्कल कितना है 89 है, 89 से 30 गया तो कितना हो जाएगा 59, यानी 59 क्या क्या मिला के होगा, बी प्लस डी प्लस एफ। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, ये फुटबॉल वाला पूरा सर्कल 96 है, 96 में भी तो ये 30 आएगा, क्योंकि ये 30 तो कॉमन टू ऑल है, ये 30 को हटा दो, 66 क्या क्या होगा, सी ई और एफ। तो टोटल ये कितना हो जाएगा। अब यहां पे इस बार क्या हो रहा है, देखो डी 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है और एफ 2 बार आ रहा है, इस बार ऐसा सीन है। लास्ट क्वेश्चन में ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी आया था, तो यहां पे होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2d प्लस 2e प्लस 2f इज इक्वल टू कितना हो रहा है 15175। अच्छा, एंड हमारे पास क्या है a प्लस, चलो वही पे लिख देता हूं डायरेक्टली, हमारे पास क्या है कि सब मिला के कितना है भाई 150, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी मिला के 150 है। बट g का वैल्यू है तो g को मैं इक्वेशन में नहीं रख रहा हूं, तो g को हटा दो, यानी a से लेके f तक a b c d e f कितना होगा 120 होगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, जी नहीं आएगा तो 30 हट जाएगा, 120 होगा। तो ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, यहां पे आएगा डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू कितना है 50। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग, यही होगा आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आया तो समझ लो कैसे। ये जो डी है, ये डी कौन से लोग हैं, जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये जो ई है, ये कौन से लोग हैं, जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ये जो एफ है, ये कौन से लोग हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो डी प्लस ई प्लस एफ ही रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का कितना आएगा 55 आएगा। ठीक है, समझ में आया। सो ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग परसेंटेज क्लास 10 में। थैंक यू।